right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लोधी वंश के बारे में, जिसमें हमने पार्ट 1 में बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी के बारे में आधा पढ़ा था। ठीक है, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हम यहाँ पर पढ़े थे कि बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी 3 राजा लोधी वंश के हुए थे। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसी वीडियो का ये अगला पार्ट है, जिसमें हम शुरू करेंगे सिकंदर लोधी के आगे की जो उसकी नीतियाँ थी या रणनीतियाँ, उसकी जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा कि 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की नींव डाली थी, ताकि वह राजनीतिक रूप से जो राजपूत थे, राजा थे, उन पर और दोआब क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर सके। उसने एक 30 अंगुल का गजे सिकंदरी नाम का पैमाना बनाया था, जो आगे आने वाले समय में शेरशाह सूरी के मापन प्रणाली का आधार बना था। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखा कि खाद्यान्न कर पर उसने चुंगी हटा दी, जिससे खाद्यान्न चीज़ें सस्ती हो गई थी। अब बात करते हैं उसके धार्मिक नीति के बारे में। तो धार्मिक नीति के आधार पर जो धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु था, ठीक है, असहिष्णु मतलब ऐसा हुआ कि धर्मांध कह सकते हैं इसको हम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म को मानने वाला। ठीक है, उसके आगे किसी धर्म को यह नहीं मानता था। तो एक हिसाब से कहें तो औरंगजेब का अग्रगामी है। औरंगजेब जो आएगा वो भी इतना ही कट्टर था, बहुत कट्टर था ये भी, सिकंदर लोधी। इसने हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर रोक लगा दी थी और हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए। ठीक है, इसमें एक नागरकोट का एक ज्वाला देवी मंदिर था। उस मंदिर के मूर्तियों को तोड़कर इसने उसके जो टूटे हुए हिस्से थे उनको कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया। मतलब ज्वाला जी मंदिर जो था वहाँ पे नागरकोट में, तो उस मंदिर के मूर्ति को तोड़ के उसके टुकड़े किसको दे दिए, इसने कसाईयों को दे दिए, ताकि वो इससे मांस क्या करें, तोल के बेच सकें। इसके अलावा वृंदावन के कई मंदिर तोड़ दिए गए। जो मंदिरों का निर्माण हो रहा था उन मंदिरों पर निर्माण पर रोक लगा दी गई। ठीक है, इसने सिर्फ एक हिंदू ब्राह्मण को, या एक हिंदू व्यक्ति ब्राह्मण था, उसको इसलिए फांसी या उसको इसलिए मौती घाट उतार दिया क्योंकि उसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों ही समान रूप से श्रेष्ठ हैं, मैंने दोनों को समान बता दिया था, तो इसलिए इसने उसको मरवा दिया। तो यानी बहुत ज़्यादा कट्टर था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अंधा था, बिल्कुल धर्मांध था। इसने मुस्लिम धर्म में कुछ प्रचलित कुछ जो प्रथाएँ थी वो भी बंद कराया। जैसे मुस्लिम में जो कुप्रथा थी, एक थी आपके मुहर्रम के समय में ताजिया निकालना, है ना, जो आप देखते हो कि मुहर्रम के समय बड़ी बड़ी डोलियाँ बनाई जाती हैं। एक ताजिया बनाया जाता है बिल्कुल चारों से सजा के, और उसको ले जाते हैं कंधे में रख के, उसको घुमाया जाता है, ताजिया निकाला जाता है। तो वो भी सिकंदर लोधी ने बंद करवा दिया था अपने राज्य में। ठीक है, तो क्योंकि वो कहता था कि ये सब क्या है, ताजिया निकालना, ये सब मुस्लिम धर्म की अंधविश्वास है, और इसको उसने सिकंदर लोधी ने बंद करा दिया था। इसके अतिरिक्त इसने और क्या किया, इसके अतिरिक्त इसने क्या करा, मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया। मतलब मुस्लिम स्त्रियां जो थी उनको उसने कहा कि जो संत हैं उनके पीरों और संत मतलब आप जानते हो, तो उनके मज़ार जो, यानी कि उनके जो मकबरे होते हैं, उन पर जाने पर रोक लगा दी इसने। आपको पता है दिल्ली सल्तनत में एक राजा और था जिसने दिल्ली से बाहर स्त्रियों को किसी भी मज़ार पर जाने पर रोक लगा दी थी। ठीक है, वो आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, तो बताता हूँ, फिरोज शाह तुगलक था वो। ठीक, तो यहाँ पर मज़ारों पर जाने पर रोक इसने लगा दी थी, और फिरोज शाह ने भी लगाई। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कट्टर था, ठीक है, तो इसलिए अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी ना इसने प्रहार किया था, बिल्कुल भी उनको मानने से इनकार कर दिया था। इसकी खासियत ये थी कि बहुत विद्वान था, और इसकी खासियत है कि ये गुरुलिखी नाम से शीर्षक से कविताएं लिखता था। गुरुलिखी नाम के उपनाम से ये कविताएं लिखा करता था। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने मैंने फैक्ट आपको बताया है कि इसने ताजिया निकालना बंद किया, स्त्रियों को मज़ारों पर जाने से रोक दिया, है ना, हिंदुओं को क्या कहते हैं, हिंदुओं की प्रथाओं पर रोक लगा दी, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो फारसी भाषा में गुरुलिखी नाम से ये कविताएं लिखता था। ठीक है, मतलब इसने जो कविताएं लिखी हैं उन कविताओं का शीर्षक गुलरुखी है। गुलरुखी नाम से क्या लिखता था, कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी, बहुत बार पूछा गया है पेपरों में। इसके बाद
संस्कृत, क्योंकि ज्वालाजी मंदिर लूट के लाया था तो वहाँ से कई इसको संस्कृत किताबें मिली वहाँ पर लाइब्रेरी से, तो उसने उनके संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। उनमें से एक संस्कृत ग्रंथ था जो औषधि पर, मतलब औषधि पर संबंधित था। ऐसा हो सकता है कि जैसे कि हम आज आयुर्वेद वगैरह पढ़ते हैं, इस प्रकार का औषधि शास्त्र पर आधारित था। तो उसका नाम है ना फरंग ए सिकंदरी नाम से उसका अनुवाद किया। फरंग संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ था, उसका फरंग ए सिकंदरी नाम से इसने, वो औषधि ग्रंथ था और उसका इसने क्या किया, फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, अपनी तो फरंग ए सिकंदरी नाम से इसने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। इसके अलावा इसके समय पर क्या हुआ, भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लिखा गया। कई इतिहासकार लिखते हैं इसने खुद लिखा, बट कई इसको नहीं मानते हैं। इसका नाम था लज्जत ए सिकंदरी। लज्जत ए सिकंदरी जो था, ये ऐसा ग्रंथ है जो भारतीय संगीत पर फारसी भाषा में लिखा गया है। भारतीय संगीत पर है लेकिन फारसी ग्रंथ है, फारसी भाषा में लिखा है ग्रंथ है। और यह पहला ऐसा ग्रंथ था जो भारतीय संगीत पर लिखा गया था, वही फारसी भाषा में, वो था लज्जत ए सिकंदरी। ठीक है, ये भी सिकंदर लोदी के समय पर लिखा गया। ठीक, इसके अतिरिक्त इसके समय में निष्पक्ष जांच के लिए इसने एक वजीर को नियुक्त किया था जिसका नाम था मियाँ भुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको आप लगा सकते हो कि ये 5 स्टार है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत बार पूछा गया और जगह जगह मिलेगा ये। तो इस मियाँ भुआ ने एक मस्जिद का निर्माण किया जिसको बोलते हैं मोठ की मस्जिद। यह मोठ की मस्जिद दिल्ली में इसने 1505 ईस्वी में बनाया थी और मोठ की मस्जिद ने बनाई। और यह मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके कार्यकाल में हुआ पूछा जाता है, या किसने बनाई पूछा जाता है। अगर मोठ की मस्जिद का निर्माण, इसमें ऑप्शन में आपका ये हो सकता है कि सिकंदर लोदी के वजीर ने बनाई, है ना, सिकंदर लोदी के एक अधिकारी ने बनाई, या सिकंदर लोदी ने बनाई, या डायरेक्ट नाम आता है मियाँ भुआ ने बनाई थी, जो सिकंदर लोदी का एक वजीर था। ठीक है, और यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली में इसका निर्माण किया गया था। यह लोदी काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक मानी जाती है। लोदी काल में जो भी बने मकबरे वगैरह ज़्यादा बने, लोदी काल का मकबरों का काल कहा जाता है लोदियों के काल को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, मकबरों का काल कहा जाता है। लेकिन उसमें भी अगर जो मोठ की मस्जिद है वो उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। ठीक है, तो मोठ की मस्जिद का निर्माण किया था मियाँ भुआ द्वारा, जो इसका एक वजीर था। और ठीक है, तो 1505 में दिल्ली में की गई थी। इसके बाद इसकी जो मृत्यु होती है गले की रोग की वजह से, 21 नवंबर सन 1517 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहते हैं कि गले के रोग की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से सिकंदर लोदी के समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी मैंने आपको बताई। सिकंदर लोदी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ललित कला में भी इसका बहुत रुचि थी, तो इसने लज्जत सिकंदरी नाम से एक फारसी ग्रंथ मतलब लिखा गया इसके समय में। ठीक है, मोठ की मस्जिद बनी है इसके समय में। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से साहित्य में गुरु लिखिया आ जाएगा। ठीक है, और आपका अगर हम कहें तो सिकंदर लोदी ने नगर का निर्माण भी किया था। सिकंदर लोदी के समय की एक इम्पोर्टेंट घटना है कि सिकंदर लोदी के जो मकबरे हैं, ठीक है, वो दोहरे गुंबद में बनाए गए थे। डबल टॉम थे उसमें, दोहरे गुंबद सबसे पहले सिकंदर लोदी के मकबरे में देखने को मिला था। हम इसको दिल्ली सल्तनत के समय में स्थापत्य कला पढ़ेंगे। इसको अभी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्थापत्य कला हम पढ़ेंगे, उसमें आपको बताऊंगा मैं दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक राजनीतिक जो भी हम पढ़ेंगे जो अब यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अब गद्दी पर कौन बैठता, देखो अब सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी जो अंतिम शासक है। इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है सन 1517 ईस्वी में। ठीक है, तो 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा। ये उसका ज्येष्ठ पुत्र था इब्राहिम लोदी। 22 नवंबर सन 1517 को गद्दी पर बैठता है। तो लोदी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, लोदी वंश का यह अंतिम शासक है जिसकी मृत्यु सन 1526 के पानीपत के युद्ध में हो गई थी, बाबर के साथ युद्ध करते हुए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो बाबर भी इसी के समय में आया भारत में। अब इनका जो क्या हुआ कि अंत समय में इब्राहिम लोदी, जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई थी उसके बाद सरदारों की सर्वसम्मति से इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, साम्राज्य को 2 भागों में बांट दिया। इस विभाजन में क्या हुआ कि जो इब्राहिम लोदी था उसको मिला दिल्ली
का सिंहासन और उसके छोटे भाई जलाल खां को मिला जौनपुर का शासन। जौनपुर वही अभी भी जौनपुर का अस्तित्व जो मैंने बताया था ना कल कि जौनपुर का अस्तित्व समाप्त हो गया था। तो जौनपुर जो था उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बहुत मतलब बड़ा शासक साम्राज्य है जौनपुर का, पढ़ेंगे आगे। तो जौनपुर का शासन इसके भाई को मिला जलाल खां को, ठीक है। तो इस प्रकार से जौनपुर पर अब हुआ क्या कि बाद में यह गलती सुधार दी गई, क्योंकि जलाल खां ने बाद में अपने आप को स्वतंत्र करके अपने नाम के सिक्के चलाए, राज्याभिषेक उसने करा। तो इस प्रकार से जलाल खां को हराना जरूरी था, तो इसने जलाल खां पर हमला किया गद्दी पर बैठते ही कुछ समय बाद, और जलाल खां को हरा कर बाद में उसका वध करवा दिया गया, ठीक है। इब्राहिम लोदी ने उसको मार दिया मतलब, ठीक है। उसके बाद जलाल खां और जो जौनपुर है उसको अपने से मिला लिया, ठीक है। तो इसके समय की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना है इब्राहिम लोदी के समय, वो है ग्वालियर विजय। ग्वालियर विजय क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? ग्वालियर विजय इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चन पूछे आते हैं। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि आगे हम इसको ग्वालियर विजय वाला जो है इसको आगे भी पढ़ेंगे। तो ग्वालियर विजय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इसके पूर्वज थे यानी कि सिकंदर लोदी और इसके जो सिकंदर लोदी थे और बहलोल लोदी थे, ये दोनों ग्वालियर को जीतने में असमर्थ रहे। तो यह ग्वालियर को जीत के अपनी मान प्रतिष्ठा यानी कि अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को और बढ़ाना चाहता था कि ग्वालियर हमारे पूर्वज एक भी नहीं जीत पाया और मैं जीतूंगा। तो इसने क्या किया, 1517 में ग्वालियर पर हमला किया, 1718 में। तो ग्वालियर का उस समय राजा था, वो था विक्रमजीत, इसके विक्रमादित्य भी कहते हैं इसको, विक्रमजीत था, ठीक है। विक्रमादित्य बोलते हैं, विक्रमजीत वैसे इसका नाम है, ये ग्वालियर का राजा था। तो सिकंदर लोदी ने ग्वालियर को जीतने के लिए कई प्रयास किए थे और इसे जीत नहीं पाया था। तो इस वजह से जो जलाल खां था, अब इसने मतलब हमला क्यों किया, ऐसा कहते हैं कि जो जलाल खां था इसका छोटा भाई, वो भाग के ग्वालियर के पास चला गया था उस समय, जब हत्या करने से पहले, बाद में मारता है उसको। तो ग्वालियर पर हमला करने का मौका इसको मिल गया, तो उसने ग्वालियर पर आक्रमण करने के लिए अपने सेना भेजी, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के सामने विक्रमजीत ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। तो विक्रमजीत ने आत्मसमर्पण किया, तो उस प्रकार क्या हुआ कि ग्वालियर पर इब्राहिम लोदी का अधिकार हो गया और उसने उसको मारा नहीं विक्रमजीत को, बल्कि उसको आसपास का जो क्षेत्र था यानी कि विक्रमजीत को उसके आसपास की जो जागीर थी, शमशाबाद की जागीर, उसको दे दी। और विक्रमजीत इतना वफादार रहा कि 1526 का जो पानीपत का युद्ध होता है, उस युद्ध में विक्रमजीत इब्राहिम लोदी के साथ मिलकर बाबर की तरफ लड़ता है, जिसमें मारा जाता है, ठीक है। ये भी मर जाता है विक्रमजीत। तो 1526 में जो पानीपत का युद्ध होगा, तो विक्रमजीत, कई बार क्वेश्चन आता है कि इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में कौन लड़ रहा था, ठीक है, ग्वालियर का राजा कौन था, तो उस समय विक्रमजीत ही था ये, ठीक है। इसी से हुमायूं को क्या मिलता है, इसी के खजाने से कोहिनूर हीरा। अब हम हुमायूं पढ़ेंगे, जब बाबर पढ़ेंगे, 1526 वाला जो पानीपत का युद्ध होगा उसके बारे में ज़्यादा जानकारी बाबर वाले में हम देंगे। तो बाबर वाला पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब आएगा, ठीक है। तो विक्रमजीत जो था ग्वालियर का राजा, यह तब तक इसके साथ रहा, इसने उसके साथ उदार नीति अपनाई और उसको और जागीर दी, ठीक है। इस प्रकार से इसके बाद और इम्पोर्टेंट जो एक युद्ध है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है आपका 1517 का खतौली का युद्ध। भाई ये पूछा आता है, ये बहुत पूछा आता है, खतौली का युद्ध किसके बीच में हुआ है, याद रखना, ये राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, राजपूत वाले में, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कहते हैं कि 2 बार ऐसे युद्ध हुआ था, दोनों बार इब्राहिम लोदी हार गया था। तो राणा सांगा जो था वो मेवाड़ को, उन्होंने राजस्थान में जो मेवाड़ था उसका सब, उन्होंने उसको बहुत शक्तिशाली राज्य बना दिया था। तो संग्राम सिंह इनका नाम था, वैसे राणा सांगा कहते हैं उनको, संग्राम सिंह इनका वैसे नाम था। तो दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ का झगड़ा जो था वो मालवा के अधिकार के लेकर था। मालवा जो उस समय गुजरात का क्षेत्र था, तो उसके लिए अधिकार था। तो मालवा में क्या था कि उस समय मालवा को लेकर अधिकार हुआ था, तो इसलिए राणा सांगा और इनका युद्ध होता है खतौली में, और 1517 में युद्ध हुआ। तो दोनों को पूर्ण विजय नहीं मिली, इसमें राणा सांगा भी जीते और वो भी, मतलब एक तरह से कहें तो राणा, मतलब ये हरा नहीं पाए, राणा सांगा की जीत हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा अपना एक बायां हाथ खो देते हैं, ठीक है, इनका हाथ भी कट जाता है, तो हालांकि वह विजयी रहे।
तो राणा सांगा का युद्ध बहुत बार पूछा जाता है। खतौली का युद्ध जो होता है राणा सांगा के साथ, ये कई बार पूछा था खतौली का युद्ध कब हुआ, ठीक है। तो 1517 के आसपास यह युद्ध हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंत समय की। इब्राहिम लोदी ने देखा कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है, उसके जो पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र था, वहाँ पर कुछ जातियाँ थी जिसमें आपका लोहानी जाति, फार्मूली जाति, वो लोदी जातियाँ थी। इनका पूर्ण रूप से दमन करने का उसने प्रयास किया। जैसे उसने कदम उठाए तो उसके खुद के कुछ सरदार थे जो बहुत नाराज़ हो गए उससे, ठीक है। जो कुछ अफगानी सरदार थे उससे नाराज़ हुए, जिनमें उसके कौन कौन से थे, उसके प्रमुख सरदार थे दौलत खान लोधी, उस समय पश्चिम में शासन कर रहा था, ठीक है, लाहौर साइड में। और उसके चाचा जो थे आलम खान लोधी, पंजाब में शासन कर रहे थे। तो ये सरदार जो थे, मतलब ये उनमें से थे जो नाराज़ सरदार थे, ये नाराज़ हो गए। अब वहाँ पर क्या हुआ कि इसके जो चाचा थे आलम खान लोधी, यह खुद गद्दी हथियाना चाहते थे। और दौलत खान लोधी जो उससे भयभीत था, क्योंकि दौलत खान लोधी को उसने एक बार दिल्ली बुलाया था, तो दौलत खान लोधी ने अपने बेटे को भेजा, तो जिस वजह से दौलत खान लोधी से यह चिढ़ा हुआ था। तो दौलत खान लोधी को भी अपना भाई सता रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि बाबर एक व्यक्ति था जो उस समय तैमूर का वंशज था, जो फरगना, समरकंद और इधर युद्ध में व्यस्त था। तो बाबर भी अपने लिए घर ढूंढ रहा था, यानी कि वो भी एक घुमक्कड़ ज़िंदगी जी रहा था ना, उसके बाद छत्ती रहने के लिए कुछ था, मतलब कोई महल वहल था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, बाबर को क्या भेजा, एक लेटर भेजा, इसके चाचा ने एक आमंत्रण भेजा कि वह दिल्ली में आए और इब्राहिम लोदी को हराएं। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसके चाचा को वह गद्दी सौंप दे, यानी कि आलम खान लोदी चाहता था कि मुझे गद्दी सौंप दे, लेकिन यह हो नहीं पाया। तो इन्होंने लेटर भेजा, तो बाबर ने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि बाबर भी सपने देख रहा था कि भारत पर कैसे हमला किया जाए। तो बाबर ने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से 1525 में बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए काबुल से प्रस्थान किया। हालांकि 1524 में पहले वह इब्राहिम लोदी के एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी को हराने में कामयाब रहा था, ठीक है, जो और उसने लाहौर पर नियंत्रण भी स्थापित कर लिया था। लेकिन बाद में 1525 में बाबर पुनः भारत पर आक्रमण करता है, क्योंकि बाबर 5 बार भारत पर आक्रमण करेगा। हम बाबर की लाइफ के बारे में उसी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मुगल वंश में पूर्ण रूप से। तो 12 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत पहुंचा, और पानीपत में यह युद्ध होता है, ठीक है। तो आलम खान लोधी ने क्या किया था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, आलम खान लोधी उसके चाचा थे, ठीक है, याद रखना, इब्राहिम लोधी के। 1526 में 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है। हम इसको बाबर में ही पढ़ेंगे। पानीपत का युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है। इब्राहिम लोधी भारत का एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध स्थल में युद्ध करते हुए मारा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा था, ठीक है। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत में मारा गया, लेकिन इब्राहिम लोधी भारत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में युद्ध करते हुए मारा गया था, ठीक है। इस युद्ध के बाद लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का अंत हो गया, और भारत में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जिसको हम मुगल वंश कहते हैं, जिसका संस्थापक बाबर था, ठीक है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विजय में मुख्य योगदान जो था उसकी तुलगमा युद्ध पद्धति थी, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अफगान शासन का भी अंत हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ, और लोधियों का अंत हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वह दिल्ली सल्तनत की, पहले हम संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद ही हम बाबर को पढ़ेंगे। अभी हमारा बीच में टॉपिक और है, ठीक है, बहुत टॉपिक है अभी, ठीक है। तो उसके बाद हम कुछ आपके प्रांतीय शासन पढ़ेंगे, जिसमें कश्मीर के कुछ शासन आएंगे, और मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक दो शासनों के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी बाबर का समय है आगे बढ़ने में। तो इस प्रकार से यह युद्ध होता है 1526 में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कोशिश करना कि ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको लंबे समय तक याद रहें, ठीक है, तभी इसका फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है।